हेलो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आज थोड़ी फंडामेंटल चीज़ों की बात करेंगे, हम थोड़ी बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि स्पेक्ट्रम से बना हुआ है। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, इसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हमारे पास कोई प्रिज्म रखा हुआ है, अब प्रिज्म में हम क्या डालते हैं, कोई सफ़ेद प्रकाश की किरण डालते हैं, और सफ़ेद प्रकाश की किरण डालने पर वो अलग अलग रंगों में बटती हुई हमें दिखाई देती है। किसी चीज़ की सहायता से हम देखते हैं, तो जो हमें ये प्राप्त होती है ना, अलग अलग प्रकाश की किरणें, लाल, पीली, हरी, नीली, जो भी 7 रंग की किरणें प्राप्त होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के बारे में, अलग अलग पदार्थ का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग होता है। और पदार्थों के स्पेक्ट्रम के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम या किसी भी पदार्थ के स्पेक्ट्रम के बारे में कहाँ पढ़ा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी बच्चों, क्योंकि देखो, जो हमारे पास पदार्थ होता है, पदार्थ में छोटे छोटे से कण होते हैं, उनकी संरचना के बारे में हमको नहीं पता होता। उनकी संरचना के बारे में हमें नहीं पता होता, तो उनकी संरचना के बारे में पता लगाने के लिए एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो किसी भी अणु की संरचना के बारे में पता लगाना है तो किससे लगाते हैं, स्पेक्ट्रम से। और उसका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाती है बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब किसी पदार्थ पर पड़ेगी तो क्या होगा, उसके बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब देखो, सबसे पहली बात, EMR क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्या होती है, विकिरण क्या होती है। देखो, जब प्रकाश की दिशा में, जैसे देखो, दो किरणें हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। जब ये विकिरण एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो एरिया है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, इस तरीके से चल रहा है। जैसे ये है इलेक्ट्रिक और ये है मैग्नेटिक, यानी कि एक तो है विद्युत और एक है चुंबकीय, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं। तो ऐसी जो विकिरण है वो क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। या ये बोल सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ऐसी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, EMR की। यही EMR जब पदार्थ पर पड़ती है तो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, जो EMR है उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। EMR को गति करने के लिए, EMR को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। इसको किसकी आवश्यकता होती है, निर्वात की, यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी प्रकार गमन कर सकता है, निर्वात में भी जा सकता है, बिना एयर के भी जा सकता है। और एक चीज तो मैंने आपको बताई थी, ये दो क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, विद्युत और चुंबकीय, दोनों क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन सभी विकिरणों का वेग जो होता है वो समान होता है, लगभग समान होता है, विकिरणों का वेग समान होता है जितनी भी है। ठीक है, और जो उसकी ऊर्जा है
किसकी, और यहाँ पे देखो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है यहाँ पे, ठीक है। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में, कौन कौन सी। एक तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, अर्थात इसको कोई माध्यम की, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, एक इनमें जो भी तरंगे होती है उनका वेग लगभग समान होता है, और जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब भी ऊर्जा बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य ऊर्जा जो है कम होगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बात हो गई। एक मिनट, अब देखो कुछ डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, जैसे तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई किरण चल रही है, ये किरण चल रही है, तो जो एक चक्कर होता है ना, एक पूर्ण चक्र द्वारा या फिर एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी एक पूर्ण चक्र में, यानी कि देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट से और फिर ये इसी पॉइंट पर आना है, इसी पॉइंट पे आना है, यानी कि एक चक्र पूरा करना है, ठीक है। तो ये दूरी जो होती है वो होती है तरंग दैर्ध्य, यानी कि एक पूर्ण चक्र, पूर्ण चक्र कैसे होता है, जब यहां से चलने वाली कोई तरंग इसी पॉइंट पे आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण चक्र हो जाता है, ठीक है, ये एक चक्र हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई लाइन है, देखो यहाँ पे कोई लाइन है, अब मैं मार्कर को कैसे चला रहा हूँ, ऐसे चला रहा हूँ, एक चक्र कब पूर्ण होगा, जब मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक चक्र पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, क्या हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या फिर देखो दो सुरंग, इनको बोलते हैं सुरंग, जो पीक है ना, जो चोटी है, इनको बोलते हैं सुरंग, इन सुरंगों के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है, ठीक है। या फिर इनके नीचे वाले होंगे तो वो गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है, ठीक है। ये मैं तरंग दैर्ध्य को मिटा देता हूं। उसके बाद और भी डेफिनेशन है, एक है आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। अब आवृत्ति क्या होती है, देखो कोई तरंग चल रही है, कोई तरंग चल रही है हमारे पास, तो इसमें कोई सा भी बिंदु ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी, ठीक है। अब उस बिंदु से प्रति सेकंड, प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या, प्रति सेकंड, हर सेकंड में गुजरने वाले, प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या, तरंग दैर्ध्य की संख्या, वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज क्या, तो हमारे पास ये क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, ठीक है। क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना 1000 मेगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है, आप 98.6 पे मिला देते हो, कभी 101 पे मिला देते हो, इस तरीके से होती है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, ठीक है। एक होता है वेग, वेग, वेग क्या होता है, वेग के बारे में भी बता देता हूं, किसी, देखो जो हमारे पास तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, तो तरंग संचरण की दिशा में जो तरंग द्वारा तय की गई दूरी है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और एक और है तरंग संख्या, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक और है हमारे पास तरंग संख्या, ठीक है। तरंग संख्या क्या होती है, 1 सेंटीमीटर दूरी में, 1 सेंटीमीटर दूरी में तरंग दैर्ध्यों की संख्या, 1 सेंटीमीटर दूरी में
तरंग दैर्ध्य, 1 सेंटीमीटर पता है ना कितना होता है, तो उसमें कितने तरंग दैर्ध्य आते हैं, उनकी संख्या तरंग संख्या। ठीक है, तरंग नाम में ही आ गया तरंग संख्या, है ना। 1 सेंटीमीटर दूरी में कितने तरंग दैर्ध्य है, तो वो तरंग संख्या कहलाती है। तो ये डेफिनेशन आपको देखो याद होनी चाहिए, 4-5 कॉमन सी सामान्य सी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज मैंने ज़्यादा बड़ी बात की नहीं, इसमें जो आगे की बात है वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।